नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों एवं शासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई। समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास तथा विनिर्माण और निर्यात इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी हुआ मंथन। प्रधानमंत्री ने डेटा और एआई के प्रभावी इस्तेमाल, विश्वविद्यालयों के साथ व्यापक जुड़ाव और विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च इनोवेशन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया संकट के दौरान विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय का उल्लेख किया और वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ सहयोगियों के साथ अनौपचारिक संवाद बढ़ाने और मजबूत टीम भावना विकसित करने को भी कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही जवानों से संवाद करेंगे। गृह मंत्री कल देर रात पश्चिम बंगाल पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उत्तर बंगाल विकास मंत्री निशित प्रामाणिक ने उनका स्वागत किया। अमित शाह इस यात्रा के दौरान आज 3 नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और हेल्पलाइन से संबंधित समीक्षा बैठक भी करेंगे। पुणे में आज 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक का विषय है मजबूत भविष्य के लिए इनोवेशन, सहयोग और बदलाव। इसमें आईसीटी, डिजिटल बदलाव, इनोवेशन और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। उन्होंने कल प्रतिनिधियों का पुणे में स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकास और प्रगति की असली नींव मानव संबंधों में है और संचार का उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के और करीब लाना है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने संचार के क्षेत्र में एक लंबा सफर तय किया है। प्राचीन संदेश वाहकों और ज्ञान के केंद्रों से लेकर मोबाइल टेलीफोन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सैटकॉम तक अब देश 6G तकनीक के भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी मजबूत करने और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, जिसमें पर्यटन के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने कल जयपुर में अपना दिन ऐतिहासिक धरोहरों के बीच बिताया और जयपुर के स्थापत्य कला, इतिहास और राजस्थानी संस्कृति को करीब से जाना। चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। चौथी ISMR बैठक में 6 मुख्य क्षेत्रों एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर और मेडिसिन स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। भारत और सिंगापुर के बीच 2 MOU और एक लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान भी किया गया। इन समझौतों में समुद्री विरासत, खाद्य सुरक्षा क्षेत्र और टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इनसीड के पूर्व छात्रों, विद्यार्थियों, सिंगापुर के उद्यमियों और भारतीय व्यवसायियों के साथ विचार साझा किए। मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के मजबूत आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों पर बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सिंगापुर में भारत के अलग अलग तरह के कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एपिडा फेयर प्राइस रोड शो और इन स्टोर प्रमोशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार व उद्योग राज्य मंत्री गैंसियो हुआंग और कई लोग शामिल हुए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ताज़े और फ्रोजन फल और सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, काजू, चावल, मिलेट प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इससे भारतीय किसानों और प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियों के लिए सिंगापुर मार्केट के साथ साथ पूरे आसियान क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के नए रास्ते खुल रहे हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और देश के विद्यार्थियों के लिए अवसरों का विस्तार करने से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं एवं पहलों की समीक्षा की गई। आज लखनऊ में बड़ा निवेश सम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और सीईओ उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर करेंगे मंथन। यूपी जापान निवेश सम्मेलन में निवेश, एमएसएमई, हेल्थ केयर, पर्यटन और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान संभावित एमओयू और भविष्य की साझेदारी का रोडमैप भी सामने आएगा। जापानी प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से यूपी जापान संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। जापानी प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास प्रतिनिधिमंडल की भेंट वार्ता प्रस्तावित है। दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। पंजाब सीएम भगवंत मान की पत्नी पर रिश्वत मांगने के आरोप पर मामला गरमाया। अकाली दल ने मान की पत्नी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने सीएम और उनके परिवार को आड़े हाथों लिया। कहा, मुख्यमंत्री का परिवार बलात्कारी को बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए ले रहा है। कल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए थे आरोप। झारखंड में छात्रों ने सोरेन सरकार पर छलने का आरोप लगाते हुए आज सभी जिलों में सीएम के पुतले दहन का आह्वान किया है। इस बार और बड़े आंदोलन की है चेतावनी। इधर बीजेपी भी सोरेन सरकार पर आक्रामक। पार्टी का कहना है कि सरकार की ओर से छात्र हित में कोर्ट में कोई दलील पेश नहीं किया गया, जो राज्य भर के छात्रों के साथ अन्याय है। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर उतरे। कल दिन भर सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने मोरहाबादी से अल्बर्ट एक्का चौक तक पदयात्रा निकाली। आज भी धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने वाली अधिसूचना पर कल रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन इस अंतरिम आदेश से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की हमारी मूल मांग समाप्त नहीं होती है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने को लेकर पारित प्रस्ताव पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की राजनीति को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया। पाकिस्तान में मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी के राष्ट्र विरोधी नेटवर्क के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रभावित करने वाले नेटवर्क के तौर तरीकों की जांच जारी। यूपी के एडीजी ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए और 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई जारी। एनटीए ने आंसर की को चुनौती देने की फीस को लेकर सफाई दी है। एनटीए ने कहा कि यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के हित में बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी छात्र से अनुचित शुल्क लेना नहीं है। एनटीए ने कहा कि अगर कोई छात्र किसी सवाल के उत्तर को चुनौती देता है तो विषय विशेषज्ञ उसकी आपत्ति को सही मानते हैं तो संशोधित आंसर की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों पर लागू होती है। एनटीए के अनुसार आमतौर पर प्रत्येक सवाल को चुनौती देने के लिए 200 रुपये शुल्क लिया जाता है। अगर छात्र की आपत्ति सही पाई जाती है तो ये शुल्क उसे वापस कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन वीडियो को झूठा और गुमराह करने वाला बताया जिनमें इसके उलट दावा किया जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में युवा उद्यमिता यात्रा का करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज शिमला में होगा शुरू। 3 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में भारत मंडपम में आज से 23 अगस्त तक इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो 2026 और 18वीं आरोग्य संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।
केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा, एर्नाकुलम, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। मध्य प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अनुमान। मोहाली में बन रहे एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग में मिट्टी धंसने के बाद बचाव कार्य जारी है। बचाव टीम हताहतों की सही संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस टीमें आम लोगों की मदद से बचाव कार्य कर रही है और बचाए गए लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के मुताबिक साइट पर 4 मजदूर काम कर रहे थे, तभी ऊपर से मिट्टी गिरी और वो उसके नीचे दब गए। उनमें से 2 घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि बाकी 2 की मौत हो गई। सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 यात्रियों से 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जाने वाले थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान दोनों यात्रियों से कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मान देने और दुनिया भर में उन्हें पेश आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के तहत 238 ACEMU रेक के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संकेतात्मक उत्पादन कार्यक्रम के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा 120 ACEMU रेक, रेल कोच फैक्ट्री द्वारा 71 रेक और मॉडर्न कोच फैक्ट्री द्वारा 47 रेक का निर्माण किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इनकी आपूर्ति 2027 से शुरू होने की योजना है, जबकि स्वीकृत पूरी संख्या का निर्माण 2030 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में आया बड़ा बदलाव। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के विकास केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम बताया। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद एक्सेस हंड्रेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सड़क, रेल, हवाई अड्डे, जलमार्ग और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से पूर्वोत्तर देश की विकास यात्रा से तेजी से जुड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में 24.30 लाख से अधिक पक्के मकानों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। इन घरों पर कुल 29,164 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि सरकार किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दे रही है। राज्य में अब तक 53.83 लाख किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली मास्टर प्लान 2047 किया जारी। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी शहर बनाना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आगे बताया कि आने वाले वर्षों में दिल्ली में 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। SBI ने बेसिक सेविंग खातों से कैश निकासी के नियम बदले। महीने में 4 बार निकासी रहेगी मुफ्त। इसके बाद हर लेनदेन पर 15 रुपए शुल्क लगेगा। वहीं डिजिटल लेनदेन रहेंगे मुफ्त।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन आधारित वाहनों के इस्तेमाल पर दिया जा रहा है जोर। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि फिलहाल 5 हाइड्रोजन चलित बसों में ईंधन भरा जा रहा है और एक बार टैंक भरने पर बस 720 किलोमीटर तक चल सकती है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन उत्पादन में भूजल के बजाय एसटीपी से उपचारित पानी का किया जा रहा है उपयोग। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी को शून्य शुल्क पर आयात करने की दी अनुमति। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक टैरिफ रेट कोटा के तहत यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के चीनी स्टॉक की सीमा 15 दिन की गई है। आधार ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर नई उपलब्धि की हासिल। यूआईडीएआई के मुताबिक ऐप के जरिए 6 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर, 15 लाख से ज्यादा पते और 23 लाख से ज्यादा ईमेल अपडेट किए गए। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में सालाना आधार पर 5.4% रही। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार लौह अयस्क, सीमेंट और बिजली उत्पादन में तेज बढ़ोतरी से वृद्धि को सहारा मिला। सरकारी बयान के मुताबिक जुलाई में लौह अयस्क उत्पादन 29.5%, सीमेंट 13.1% और बिजली उत्पादन 9% बढ़ा। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को एक ग्राहक के नाम पर 9 सिम की तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन जारी न करने के दिए निर्देश। 24 अगस्त से तय सीमा से ज्यादा नए सिम कनेक्शन पर होगी रोक। वहीं डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से की जाएगी अतिरिक्त सिम की पहचान। भारत के पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 102% की जोरदार वृद्धि हुई। सीएमआर के अनुसार नए मॉडल, बेहतर उपलब्धता और कम रनिंग कॉस्ट से ईवी की मांग बढ़ी। अनुमान है कि 2026 के अंत तक पीवी बाजार में ईवी की हिस्सेदारी 7 से 8% तक पहुंच सकती है। अमेरिका से भेजे गए 20 लोगों का पहला समूह लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें सरकारी रिसेप्शन सेंटर ले जाया गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिका से निकाले गए करीब 2300 मैक्सिकन नागरिकों को ग्वाटेमाला भेजा गया, जिन्हें 24 घंटे के भीतर मैक्सिको वापस भेज दिया गया। वहीं मैक्सिको ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा कि वो मध्य अमेरिका भेजे गए अपने नागरिकों को वापस लाने पर कर रहा है काम। कनाडा और अमेरिका टैरिफ विवाद खत्म करने के लिए ट्रेड डील के करीब पहुंचा। कनाडाई मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि बातचीत में लगातार प्रगति हो रही है और समझौते के लिए जरूरी काम जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शनिवार से करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगाने की समय सीमा तय की गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 35 वर्षीय महिला जेसिका बोवी को इस्लामिक स्टेट की मदद करने और स्टेट कैपिटल में बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। अधिकारियों के मुताबिक जेसिका ने कैपिटल की कई बार निगरानी की और हमले के लिए विस्फोटक उपकरण तैयार करने की कोशिश की। वहीं उस पर हमले के बाद सीरिया भागने की योजना बनाने का भी आरोप है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो में दर्दनाक नाव हादसे में 51 लोगों की मौत। नाव में 80 से ज्यादा लोग थे सवार। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लापता लोगों की तलाश शुरू की। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कई शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि तलाशी अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच में नाव के ओवरलोड होने की बात सामने आई है। कोलंबिया में आए भूकंप के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने राहत और पुनर्वास के लिए की 3 करोड़ डॉलर की मदद की अपील। भूकंप से करीब 2.82 लाख लोग हुए प्रभावित। सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के झंडे वाले मालवाहक समुद्री जहाज को किया अगवा। जहाज सवार 10 सदस्यीय चालक दल में 6 भारतीय नागरिक शामिल। एमवी लुतुफ नामक जहाज को सोमवार को पुंटलैंड के यल जिले के पास अगवा किया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे।
मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर चुने गए। बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति 78 वर्षीय आलमगीर ने जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट किए हासिल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी खेलेगी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल। सात्विक चिराग का सामना चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से। सात्विक चिराग की स्टार जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में किया था प्रवेश। राउंड ऑफ 16 में मलेशिया के जुनैदी आरिफ और याप रॉय किंग की जोड़ी को हराया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खेलेगी महिला युगल क्वार्टर फाइनल। त्रिसा गायत्री का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी का सफर समाप्त। आयुष शेट्टी को इंडोनेशिया के अलवी फरहान के खिलाफ मिली हार। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का अभियान प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त। सिंधु को चीन की वांग जी यी ने हराया। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पतिरागे आज लुसाने डायमंड लीग में फिर से होंगे आमने सामने। नीरज चोपड़ा की कोशिश डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच FIH हॉकी विश्व कप का मुकाबला गोल रही ड्रॉ। इस ड्रॉ के साथ ही भारतीय टीम दूसरे दौर में पहुंची। जेसिका पेगुला ने सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बनाई। जेसिका पेगुला ने अमांडा अनिसिमोवा को मात दी। डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज US ओपन में वापसी करने के लिए तैयार। करीब 4 महीने तक टेनिस से दूर रहने के बाद खिताब का बचाव करने उतरेंगे। फ्लावियो कोबोली ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। कोबोली ने अमेरिका खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराया। ईस्ट बंगाल ने FC महिला चैंपियंस लीग में रोवर्स FC को 12-0 से हराया। किसी भारतीय क्लब की एशियाई प्रतियोगिता में ये सबसे बड़ी जीत। मोहन बागान पहुंचा डुरंड कप के फाइनल में। सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हराया। आर्सेनल अपने घरेलू मैदान पर कोवेंट्री सिटी की करेगा मेजबानी। मौजूदा चैंपियन आर्सेनल के सामने सीजन में खिताब बचाने की चुनौती। ब्राजील के महान फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो इटली पहुंचे। सरीसी क्लब रवेना FC से जुड़ने का किया फैसला। इंडिकार ड्राइवरों ने आगामी फ्रीडम 250 ग्रां प्री को लेकर जताया उत्साह। इंडिकार सीरीज के इतिहास में पहली बार रेस का आयोजन नेशनल मॉल पर। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।